नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको जितने मैथमेटिकल फार्मूला हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं इसमें डिस्कस करूंगा। देखिए टॉपिक्स कौन कौन सा है आपको ये भी दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, लिखा हुआ है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, रेकरिंग, और भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आगे वीडियो में इंक्लूडेड है। आपको मैं वीडियो स्लाइड्स के तौर पे बताऊंगा। पूरे स्लाइड्स हैं इसमें, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जो अपकमिंग एग्जाम में आपके आ सकते हैं। वीडियो अंतिम तक पूरा देख लेते हैं तो आप कोई सवाल में नहीं चुकेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए कुछ भी शुरू करने से पहले परसेंटेज सीख लीजिए। देखिए हमेशा समझिए 1 इक्वल टू होता है 100%। हमेशा देखिए कोई भी चीज़ जो है 1/2 हो गया, ये हो गया मतलब क्या, 2 का 1 भाग, मतलब क्या हो गया 50%। ऐसे ही याद रखिए। देखिए आपको क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा 33 1/3%, तो आप सिंपली उसको रिप्लेस करके 1/3 आप लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको दे दिया 11 1/9%, तो वो उसको आप सिंपली आप लिख सकते हैं 1/9। इसी तरह देख लीजिए बड़ा बड़ा टर्म को आप लोग एकदम छोटा कर सकते हैं। तो आपके लिए परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके फायदेमंद रहेगा। ये देख लीजिए आपको 87 1/2 दिया, इसको इतना सिंप्लीफाई करने में आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाए। तो उसके लिए आपके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, सीधे आप उसको रिप्लेस करके 7/8 लिख दीजिए। समझे, ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। जैसे आपको दे दिया 87 1/2% ऑफ 56, समझे, ऐसे दे दिया, तो आप सिंपली इसको क्या करिएगा, रिप्लेस कर लीजिएगा। देखिए 87 1/2 किससे रिप्लेस कीजिएगा, 7/8 से। देखिए सिंपली आप 7/8 से इसको रिप्लेस कर लिए, इंटू 56 कर दिए, और 8 7 जा 56, 7 7 49। ठीक है, देखिए सिंपली आंसर आ गया। आप इसको सॉल्व करने जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा आपको, समझे। तो ऐसे ही आप सिंपली अगर इवेल्यूएट कीजिएगा तो आपके लिए ईजी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी देख लीजिए, ये भी परसेंटेज से रिलेटेड, ये थोड़ा हेल्पफुल है। आपको अगर 5% दे दिया तो उसको आप क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पे देख लीजिए 5% को आप लिख दीजिएगा 1/20। ऐसे ही पीछे भी बताए थे, इसमें भी हल्का बता दे रहे हैं आपको। अगर आपको दे दिया 16 2/3%, 16 2/3%, तो 1/6 इसको आप लिख दीजिएगा। दोनों आपको एक तरह से रिलेवेंट है, दोनों स्लाइड्स। ठीक है, इस स्लाइड का भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस वाले स्लाइड में आपको हम बताए फ्रैक्शन के परसेंटेज के लिए, और उस वाले स्लाइड में बताए हैं कि परसेंटेज को जो है वो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं ना आप, 75% को 3/4 लिख दिए, 250% को 5/2 लिख दिए। ये सब आपके लिए ईजी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। देख लीजिए प्रॉफिट क्या होता है। देखिए जैसे आप 100 रुपया में कोई चीज़ खरीदे, उसको 120 में बेच दिए, तो आपको 20 रुपया का प्रॉफिट हो गया। ये सब सिंपल वर्ड्स में आप ये समझिए। यहाँ देख लीजिए, आप ये पूरा फॉर्मूला देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो उसको आगे लिखेंगे SP, और कॉस्ट प्राइस कम होगा तभी ना प्रॉफिट हम लोग को होगा। और वहीं लॉस क्या हो जाएगा, अगर मानिए कोई चीज़ हम लोग 100 रुपया का खरीदे और उसको बेचे हम लोग 80 रुपया में, तो 20 रुपया का हम लोग को घाटा हो गया ओवरऑल। तो वैसे ही लॉस में हम लोग पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऐसे देख लीजिए परसेंटेज फिर कैसे निकालेंगे। तो इसमें देख लीजिए SP सेलिंग प्राइस माइनस CP, ये क्या हो गया, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। किसके कंपैरिजन में हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग के पास पहले भाव था, मतलब जैसे 100 रुपया पहले था उसी के कंपैरिजन में कर रहे हैं, इंटू 100, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। वैसे ही लॉस परसेंट आपको हो जाएगा। लॉस परसेंट में क्या पहले हम लोग लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम होगा और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। उसी तरह से आप देखते जाइए इसमें और क्या क्या है। देखिए और भी इसमें जो भी फॉर्मूला है जो हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो SP कैसे निकालेंगे, देख लीजिए सब फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है, आप कैसे उसको ड्राइव करके निकाल सकते हैं। गेन परसेंट आपको वही प्रॉफिट परसेंट जो सब हो गया, समझ गए। अब देखिए कोई भी आपको अगर दे दिया सेलिंग प्राइस और गेन परसेंटेज, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है, तो ये देख लीजिए फॉर्मूला है। देख लीजिए फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा एग्जाम्पल भी दिखाएंगे इसके लिए। ये एग्जांपल पहले आप लोग देखिए। देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 20, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 25, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, SP माइनस CP। सिंपली आप समझते जाइए, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और ये ऐसे रहेगा। ये जो आपका वैल्यू आया ये आपको हो जाएगा परसेंट। उसी तरह लॉस अगर हुआ तब क्या होगा, CP माइनस SP। देख लीजिए ऐसे ही आप एग्जाम्पल सॉल्व करते जाइएगा साथ साथ, तो आपके लिए ईजी होगा। और आपको दिखाते हैं अगर थोड़ा सा हट के सवाल आया तो क्या रहेगा। यहाँ देखिए क्या करा, इफ देयर आर 2 सक्सेसिव प्रॉफिट और लॉसेस एट A% and B% respectively, then resultant profit loss will be given by A plus B plus AB upon 100। यहाँ देख लीजिए, the price of commodity is diminished by 15% and its demand increases by 20%, find the resultant profit and loss। तो देख लीजिए diminished by 50% मतलब इसका वैल्यू हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे -15, और क्या है डिमांड कैसे बढ़ा, प्लस में +20, और प्लस AB 15 इंटू 20/100 सॉल्व करेंगे तो 2% ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको हम बता देते हैं। देखिए कोई भी चीज़ हम लोग मानिए कोई भी प्राइस पे खरीदे, उसमें हम लोग पहले 15%, जैसे 3 चीज़ खरीदे 100 100 100 पे, ठीक है, 15% पहले प्रॉफिट पे बेचे, फिर जो है 14% लॉस पे बेचे,
फिर 10% प्रॉफिट पे बेचे, तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, समझे, 15 और 4 ये देखिए 1 + 10, तो ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा 11/3%। ऐसे ही कितना भी क्वांटिटी हो आप ऐसे ही देख लीजिए, मानिए 2% लॉस हुआ, 5% प्रॉफिट हुआ, फिर 4% लॉस हुआ, फिर 10% प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 1 2 3 4 एंटिटी है तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको आ जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कोई भी प्रोडक्ट का। ऐसे ही आपको लाइन से अगर दिया रहा, जैसे 2% लॉस हुआ किसी प्रोडक्ट में, फिर 5% प्रॉफिट हुआ, फिर 4% लॉस हुआ, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक देख लीजिए, देखिए इफ ए पर्सन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट द सेम सेलिंग प्राइस, जैसे कोई 2 आर्टिकल है उसको आप सेम सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं, ठीक है, वन एट द गेन ऑफ X%, अनदर एट द लॉस ऑफ X%, द सेलर ऑलवेज इनकर्ड लॉस। देखिए आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदे, उसको आप जो है 2 आर्टिकल आप कोई भी खरीदे, उसको आप सेम सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं, चाहे किसी भी प्राइस पे खरीदे, उसमें आपको लॉस ही होगा, हमेशा याद रखिए। देखिए इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, समझे, अगर गेन परसेंट और लॉस परसेंट उसका सेम है, जैसे आप ए मैन सोल्ड 2 फ्लैट्स फॉर 6,75,958 ईच, on one he gains 16% while on the other he lose 16%. How much does he gain or lose in the whole transaction? इसमें देख लीजिए, इतना 2 फ्लैट ये बेचे इतने में, ठीक है, एक में इनको 16% गेन हुआ, दूसरे में 16% लॉस हुआ। अब देख लीजिए यहाँ पे वही कह रहा है कि गेन और लॉस का परसेंटेज जैसे ही सेम हुआ किसी भी सेलिंग प्राइस में, तो उसमें 100% आपको लॉस ही होगा। अब कितना लॉस होगा ये देख लीजिए, एक्स क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ से अगर हम लोग एक्स लेते हैं तो 16 हो गया, देखिए सेम है, अपॉन 10, तो आपको लॉस ही होगा, मतलब यही समझ लीजिए लॉस ही होगा। और अगर आपको कॉस्ट प्राइस सेम रहा, समझे, कॉस्ट प्राइस आपको सेम रहा तो नो रिजल्ट होगा, समझे। देखिए सेम सेलिंग प्राइस का बता दिया, वैसे ही आपको सेम कॉस्ट प्राइस अगर रहा कि मानिए 2 आर्टिकल जो है, समझे, उसका जो है सेलिंग परसेंट जो है प्रॉफिट लॉस का डिजिट सेम है, समझे। जैसे मानिए आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, मानिए एक पार्टिकल आप खरीदे आप 100 रुपया में, ठीक है, मतलब 100 रुपये का पार्टिकल था, उसको आप खरीदे 110 रुपया में, और एक 100 रुपये का पार्टिकल था, उसको आप खरीदे आर्टिकल था 90 रुपया में, तो आप देख लीजिए इसमें 10% प्रॉफिट है, इसमें 10% लॉस है, ओवरऑल आपको जो है नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। आप देख सकते हैं, देखिए सीपी हो गया 200, सीपी हो गया 200 और आप खरीदे भी हैं 200 में, समझ गए, ओवरऑल आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन सेलिंग प्राइस में क्या होगा, अगर आपको प्रॉफिट लॉस दोनों सेम है तो 100% उसमें क्या हो जाएगा, लॉस ही होगा आपका। और लॉस परसेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो गेन परसेंट और लॉस परसेंट दिया हुआ है उसको 10 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर कर देंगे, बस उतने में ही आपका आ जाएगा। इस एग्जांपल से आप समझ पाए होंगे कैसे हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम लोग परसेंटेज देख लिए, प्रॉफिट लॉस देखते हैं क्या है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लीजिए, प्रिंसिपल, टी हो गया आपको टाइम या टर्म कुछ भी कहिए, और आर हो गया आपको रेट। आपको एक एग्जांपल भी बताएंगे इसके लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का देख लीजिए, प्रिंसिपल 1 + आर आपको रेट हो गया, टी हो गया टाइम माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें एक और अमाउंट भी एक टर्म होता है, समझ गए, जिसमें प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या होता है, अमाउंट होता है, ठीक है। ये टर्म याद रखिएगा, ये तीनों टर्म। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए होता है अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हम लोग कैसे निकाले, देखिए SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी होता है। 100 आपको ये था, ठीक है, 100 आपका प्रिंसिपल था, रेट लगा है 10%, समझ गए, और टाइम आपको एंड तक मान लीजिए 10 साल है, तो इसको हम लोग निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा 100। और मानिए अगर टाइम 1 ही साल लिए हम लोग, तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 10 हो जाएगा, है ना। मानिए अगर टाइम हम लोग 1 ही साल लिए तो 100 प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया 10% और टाइम हो गया 1 ईयर, ठीक है। बाय 100 करेंगे तो जो रेट है वही आपको आ जाएगा इंटरेस्ट, जैसा इस सवाल में कह रहा है कि प्रिंसिपल 100 है, इंटरेस्ट मतलब आर हो गया आपको 10, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यहाँ से निकल गया आपको 10 और आपको ओवरऑल अमाउंट हो गया 110। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर उसी को हम लोग कंपाउंड में डालेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड एकदम सेम होगा जैसा सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। 100 रुपया आपको प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट 10% लगा तो हो गया 10 और आपको ओवरऑल अमाउंट क्या हो गया 110। वैसे ही दूसरा टर्म में जब हम लोग जाएंगे तो इंटरेस्ट जो है आपको सिंपल इंटरेस्ट में वही लगेगा जो एक बार लगा है, हमेशा वही 10% के हिसाब से आपको लगते जाएगा। ये नहीं कि अमाउंट में ऐड होगा, अमाउंट में कभी ऐड नहीं होगा, याद रखिएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, आपका जो अमाउंट जो आया आपको पहला साल में उसमें अब 10% लगेगा। तो देखिए पहला साल में अमाउंट आया 110, फिर आपका प्रिंसिपल क्या हो गया 110, अब इंटरेस्ट जो कहाँ से आएगा, जो पहला साल का अमाउंट है, तो 10% इसका निकालेंगे तो 11 हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ओवरऑल अमाउंट कितना मिलेगा 121।
वैसे ही थर्ड ईयर में आएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में वही होगा, आपको 10% ही हर साल लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जो पिछले साल का अमाउंट है उसमें आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। जैसे देखिए 10% इसमें इंटरेस्ट लगा तो हो गया 12.10, तो ओवरऑल आपको क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट जो अमाउंट है क्या मिला उससे 133.10 रुपये। वैसे ही आप सिंपल इंटरेस्ट में देखिएगा तो हर साल 10-10 रुपया ऐड होगा तो हो जाएगा 130 रुपया। तो ओवरऑल आप यही समझे, P इंटू आर इंटू टी सिंपल इंटरेस्ट के लिए अपॉन 100 हो गया। प्रिंसिपल कितना था उसमें 100, लग रहा था 10% रेट, और 3 साल में हम लोग देखे तो बट्टा में 100 किए तो 30 हो गया आपको सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल था 100 और 30 रुपया आपको सिंपल इंटरेस्ट हुआ तो ओवरऑल अमाउंट हो गया 130 रुपया। समझ गए, यही आपको बताया गया है इसमें। देख लीजिए कैसे हुआ अमाउंट 130 रुपया। वैसे ही आपको हम कंपाउंड इंटरेस्ट का भी बता देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लीजिए, P1 प्लस आर में जहां भी आपको आर दिख रहा है समझ लीजिए आर परसेंट है, आर को फिर करिएगा तो आर अपॉन 100 हो ही जाएगा। समझे, ये मत सोचिएगा PRT फॉर्मूला, आर परसेंट यहाँ कहना चाहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए इसमें प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, 3 साल के लिए है। चलिए हम लोग निकालेंगे। अब प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आपको 100, रेट आपको 10 दिया है अपॉन 100, यहाँ क्या हो जाएगा, n क्या था टाइम माइनस 100। इसको आप सॉल्व करते जाइएगा तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ 11/10 पावर 3/100। इसको सॉल्व करते जाइएगा तो आपका बाद में जाके वही रिजल्ट आएगा। फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना है आप समझ गए, उस वाले इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा तो बाद में जाके आपका सेम रिजल्ट आएगा, कोई अंतर नहीं रहेगा आपके रिजल्ट में। समझे, 133.10 ही आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, अगर डिफरेंस जो है CI और SI का निकालना रहा तो क्या हो जाएगा, देखिए D हो जाएगा आपको डिफरेंस, P आपको जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, और रेट ये देख लीजिए स्पेशली ये 2 ईयर के लिए है। समझे, मानिए अगर 100 दे दिया है और रेट है 10 और ये है अपॉन 100 और दिया हुआ है 2 साल के लिए, तो उसके लिए ये हो जाएगा, याद रखिएगा कितना आ जाएगा डिफरेंस 1। समझे, वैसे इसमें देख लीजिए अगर 3 साल के लिए दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ R प्लस 300 अपॉन 100 को सेम से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 साल वाले से मल्टीप्लाई कर, याद रखिए। देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। अब क्लियर है, देख लीजिए स्क्रीनशॉट आपके काम आएगा। ये आपको डिफरेंस अगर पूछ दिया CI SI के लिए, अमूमन आपसे जो है वो 2 ईयर का ही पूछता है, 3 ईयर का बहुत कम है, लेकिन पूछता है तो आप देख लीजिए आसान होगा आपके लिए, बस वैल्यू पुट करना है, रिजल्ट निकालना है, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा रिजल्ट निकालने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया, अब हम लोग देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। पहले आपको आसान शब्द में बता देते हैं क्या होता है। देखिए डिस्टेंस को आप लोग क्या लिखते हैं, स्पीड इंटू टाइम, है ना, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम लिखते हैं, सबसे आसान शब्द में आपको ये बता दिए। और देख लीजिए स्पीड क्या हो जाएगा, वही आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ही उल्टा करते जाइए, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देख लीजिए कभी कभी दिया होता है स्पीड मीटर पर सेकेंड में, उसको कन्वर्ट करना लगता है किलोमीटर पर आवर। आपको आसान शब्द में बताते हैं, देखिए मीटर को आप लोग किलोमीटर में कीजिएगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 1/1000 आपको करना पड़ेगा। वैसे ही सेकंड को करिएगा तो 1 आपको 1 घंटा में कितना सेकंड हो गया, 3600 सेकंड, वो आपको करना पड़ेगा। तो आप जब ओवरऑल सॉल्व करिएगा तो आपको उसमें से रिजल्ट आ जाएगा आपको इसमें 18/5। समझे, जब आप लोग मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 18/5 से जो है मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। वैसे ही जब आप उल्टा करिएगा तो 5/18 कर दीजिए, उसमें क्या है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक्स आप समझ गए। अब देख लीजिए, अब यहाँ देखिए एक एक पॉइंट करके हम लोग देखेंगे क्या है। पहले देखिए अगर आपको सर्कल दे दिया और उसको कह दिया कि ये सर्कल गोल गोल घूम रहा है, आप टायर का एग्जांपल लीजिए, ये गोल गोल घूम रहा है, देखिए हम लोग उसमें क्या करेंगे, अगर पूछेगा कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है तो सर्कल का आप लोग को सर्कमफ्रेंस क्या होता है, देखिए 2πr, और जितना बार ये घूमेगा उसको मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। मान लीजिए n है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कि कितना बार घूम रहा है, समझे, तो इसका आ जाएगा डिस्टेंस। मतलब आपको कहा कि 5 मिनट में टायर जो है 100 बार घूमता है, समझ गए, और रेडियस जो है सर वो टायर का वो है आपको 7, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई को लिखते हैं 22/7 इंटू 7 इंटू 100 आपको टाइम्स वो रिवॉल्व किया तो 7 चला गया 4400, ठीक है, 100 रिवॉल्यूशन में आपको 4400 मीटर ट्रेवल किया। इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं, आसान शब्द में आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। और देख लीजिए क्या है, क्या कह रहा है, इफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन एंड देयर स्पीड्स आर a एंड b। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट पढ़िए, ये वाला, इफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, मानिए 2 ऑब्जेक्ट है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, मतलब इसके और इसके जो है आपस में स्पीड का रिलेशन क्या हो जाएगा, a प्लस b। इसका हो गया a मीटर पर सेकेंड, इसका हो गया b मीटर पर सेकेंड, तो इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा a और b। वैसे ही अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है,
ऐसे आप जा रहे हैं और बगल से ट्रेन जा रही है, समझ गए? तो ये हो जाएगा आपको। मानिए ट्रेन का स्पीड ए है, अमूमन ट्रेन का स्पीड ज़्यादा ही होता है अगर इंसान पैदल चल रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हो जाएगा a माइनस बी। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इफ़ यू आर मूविंग विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड ट्रेन इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, तो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? तो आप कुछ नहीं करिएगा, माइनस कर दीजिएगा, काम खत्म है। सेम डायरेक्शन में जब होगा तो माइनस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जब होगा तो प्लस में होगा। एकदम आसान है। और देख लीजिए क्या है, देखिए इससे सवाल जो है आसान सवाल आएगा, आपको समझने के लिए बस हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, कहाँ ऐड करना है, कहाँ सब्सट्रैक्ट करना है। अब देख लीजिए ये केस क्या है, इफ ए बोट इन स्टिल वाटर, मतलब पानी है उसमें बोट खड़ा है, सिर्फ समझ गया, पानी है उसमें बोट बस खड़ा है। तो अगर बोट जो है स्टिल वाटर में, उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब पानी बहता हुआ पानी का स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आवर। मानिए गंगा नदी वो पूरा स्पीड में बह रही है और एक बोट है जो शांत पानी में कुछ x स्पीड से बह रहा है और गंगा नदी यहाँ बह रही है y किलोमीटर पर आवर से। तो हम लोग इसमें दो चीज़ देखते हैं, एक होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि आप अगर धारा के साथ ही जा रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे डाउन स्ट्रीम। मानिए इस डायरेक्शन में अगर नदी बह रही है, आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम। तो उसमें बोट का क्या हो जाएगा, स्पीड x प्लस वाई हो जाएगा। कैसे आप लोग समझ गए होंगे, एक तो बोट का स्पीड है ये है, अब प्लस धारा का भी स्पीड मिल गया तो x प्लस वाई। x बताए आपको हम लोग, बोट का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे क्या कह रहा है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या हो गया, अगर धारा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है और आप उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपका स्पीड में से धारा का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब x माइनस वाई हो जाएगा। समझ गए? अगर पूछा आप लोग से कि अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा कि धारा के स्पीड के उल्टा हो जाएगा, मतलब जो धारा का स्पीड है और मेरा बोट का स्पीड है, माइनस कर देंगे बोट के स्पीड में से। और अगर कहा डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब क्या, हम लोग धारा के ही साथ जा रहे हैं, तो अपना बोट और धारा दोनों का स्पीड हम लोग ऐड कर देंगे। स्ट्रीम उसी को कहते हैं, धारा को। चलिए अगला क्या कह रहा है, देखिए सुनते जाइए, फिर जब आप लोग सवाल बनाइएगा तो एकदम आराम से बनते जाएगा, देखते जाइए, स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए इसका। अगला देखिए क्या है, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम आर। अब देखिए यहाँ से हम है कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो उसका हो गया u, और अप स्ट्रीम में जा रहा है तो उसका हो गया v। तो पूछ रहा है स्टिल वाटर का क्या है, तो स्टिल वाटर का हम लोग निकले, मतलब शांत पानी जो है आपका, जो पूरा तालाब है या फिर कोई नदी है, जब शांत है, कोई धारा नहीं बह रहा है, तो हो जाएगा u प्लस v बाई 2। u क्या हो जाएगा आपको, अप स्ट्रीम का, u हो जाएगा आपको डाउन स्ट्रीम का, सॉरी u हो जाएगा आपको डाउन स्ट्रीम का, v हो जाएगा अप स्ट्रीम का। मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब हम लोग धारा के साथ जो जब जा रहे हैं तब स्पीड क्या था u, और जब हम लोग धारा के अगेंस्ट जा रहे हैं तब स्पीड क्या था v। तो बोट का जो है शांत पानी में क्या स्पीड होगा, तो u प्लस v बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया कि ठीक है अप स्ट्रीम का दे दिए और डाउन स्ट्रीम का भी दे दिए, तो आपको पूछ रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, धारा का गति। अगर धारा का ही गति पूछ लिया, पहले तो बोट का गति पूछा कि शांत पानी में बोट का क्या है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कि धारा का ही स्पीड क्या है, मतलब तो हम लोग क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम जो है u माइनस अप स्ट्रीम v बटा 2। बड़ा आसान है, बस देखते जाइए, समझते जाइए, कुछ नहीं है, साफ कॉन्सेप्ट है। देखिए हम लोग समझ गए कैसे कैसे क्या हुआ, धारा कैसे बह रही है। हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ देखे, एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। देखिए हम लोग देखे कि पहले क्या था, एगो बोट का स्पीड था जो शांत पानी में है, ठीक है। फिर हम लोग देखे कि जब धारा बह रही है एक डायरेक्शन में और बोट बह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या कहे, अप स्ट्रीम। और हम लोग क्या देखे कि धारा जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, तो जिस डायरेक्शन में बोट और धारा दोनों जा रही है, तो वहाँ पे हम लोग लिखे x प्लस वाई, जहाँ x क्या है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और y क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा का स्ट्रीम। बोट और उस दोनों को जोड़ दिए। फिर आगे क्या देखे, अप स्ट्रीम में जब उल्टा डायरेक्शन में जा रही है धारा के बोट, तो उसमें क्या हो गया x माइनस वाई, मतलब बोट की स्पीड में से धारा का स्पीड हम लोग माइनस कर दिए। उसी तरह हम लोग क्या देखे, इफ ए स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम आर यू एन भी, मतलब यहीं से हम लोग यू एन भी निकाले, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो शांत पानी में क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, बटा 2 कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर पूछ दिया आपको धारा का स्पीड क्या है, तो u माइनस भी, मतलब डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। ऐसे ही याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए आसान होगा याद करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग देख लीजिए। अब देखिए वर्क एंड टाइम हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए इसमें अगर कह रहा है कि m1 एक पर्सन है, w1 वर्क वो करता है d1 डेज में, ठीक है, और हर दिन कितना काम करता है, t1 आवर्स। वैसे ही एक m2 w2 d2 है, तो देखिए उसका क्या रिलेटिव हो जाएगा, m1 d1 t1 अपॉन w। याद रखिए वर्क हमेशा नीचे रहता है। वैसे ही अगर कॉस्ट आपको दे देगा कि एक आदमी 2 दिन में 3 घंटा काम करते हुए 4200 रुपये कमाता है, तो दूसरा आदमी वही काम 2 घंटा करते हुए 4 दिन में
दो आदमी कितना कमाएगा, यहाँ एक्स पूछ देगा। हमेशा याद रखिए चाहे अमाउंट रहे या वर्क रहे वो नीचे रहेगा, ठीक है, वो डिवाइड होगा। इसी को आप अगर आगे बढ़ाइएगा तो आ जाएगा M1 D1 T1 इंटू W2। बहुत लोग क्या करता है M1 D1 T1 इंटू W1 कर देता है, मतलब वर्क को भी इसी मल्टीप्लाई, नहीं वहां आप गलत हो जाइएगा। M2 D2 T2 और वर्क इंटू 1। याद रखिए हमेशा वर्क नीचे में होगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी बहुत आसान है ये, समझ गए ये क्या है। इससे आपको एकदम हेड टू हेड क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही लिखा रहेगा एक आदमी दो काम इतने दिन में करता है तो कितना घंटा लगेगा इतना आदमी करने के लिए, सब सवाल इसी से बन जाएगा, एक ही आपको फॉर्मूला से, समझ गए। बस वही देखिए, जब वर्क की जगह अमाउंट दे देगा तो आप वर्क को हटा के यहाँ पे अमाउंट कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक था, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं रेकरिंग पे। एक बोनस टॉपिक आपको आज हम बता देंगे जो है आपका अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा आपको आसान लगेगा, वो भी बोनस टॉपिक है। चलिए देखिए क्या है। देखिए आप लोग ऐसा कोई साइन देखे होंगे, जैसे कोई नंबर पे ऐसे साइन है, समझे, तो इसको हम लोग कहते हैं रेकरिंग। पहले याद रखिए, बहुत जगह बार भी कहता है, इसको रेकरिंग कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए, जब आप लोग कोशिश करिए 2 को डिवाइड करिए 3 से, तो आप देखिएगा 0.666666 मतलब भर के आएगा, तो हम लोग सिंपली उसको लिख देते हैं 0.6 टू द बार, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रेकरिंग भी कहते हैं, समझे। वैसे ही जब आप लोग रेकरिंग को सॉल्व करिएगा, मानिए दे दिया 0.6, तो इसका आपको सीधे कहेगा कि वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं है, आपको जिस पे रेकरिंग रहेगा अपॉन 9 कर दीजिएगा। और थोड़ा कॉम्प्लिकेट 2/3 आ गया, देख लीजिए कैसे ही कन्वर्ट हो गया इसमें। आपको और थोड़ा बताते हैं अच्छे से, ये वाला आप देख लीजिए, जैसे आपको दे दिया 0.366, 6 पे क्या है, रेकरिंग है, इसको आपको कहा फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए। कुछ नहीं करना है, आप याद रखिए जो इधर वैल्यू है उसको सिंपली लिख दीजिए, जिस पे रेकरिंग नहीं है उससे माइनस कर दीजिए, और 9 हमेशा नीचे आएगा, याद रखिएगा 9 हमेशा नीचे आएगा, और जितने वैल्यू पे रेकरिंग है उतना 0 लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। और आपको हम लोग बताते हैं डिटेल से। ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ 0.7 पे रेकरिंग है, तो कहेगा आपको सॉल्व करने के लिए, अगर इलेबोरेट करके सॉल्व करिएगा तो वो भी आपको हम बता देते। देखिए पहले आप x इक्वल टू ले लीजिएगा 0.7 का रेकरिंग हटाइएगा तो वो रिपीटेड 777 आएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, एक पॉइंट शिफ्ट करिए। देखिए अगर 0.77 है, एक पॉइंट आप इधर शिफ्ट करिएगा तो क्या होगा, 7.77 हो जाएगा। मतलब अगर इसमें हम लोग एक तरह से कहिए कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, समझे। मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर भागेगा, और डिवाइड करेंगे तो पॉइंट इधर भागेगा। जैसे 0.7 है, इसमें और हम लोग 10 डिवाइड कर दे तो ये हटा देंगे 0.100, तो मतलब क्या हो जाएगा 0.07। एक बार पॉइंट क्या हो गया, इधर हो गया। वैसे ही अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10, तो देख लीजिए पॉइंट हट जाएगा, समझ गए क्या है। वैसे ही अगर हम लोग दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक बार क्या होगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप देखते जाइए, तो 10x इक्वल टू हो गया 7.77, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको ले लेंगे इक्वेशन 1, इसको ले लेंगे इक्वेशन 2। देखिए यहाँ 777 जितना बार है वो तो हट जाएगा, और 10x माइनस x हो जाएगा, मतलब क्या हो गया 9x इक्वल टू 7 वहीं रह जाएगा, 7/9। आपको सिंपली हम बताएं, जैसे आपको जिस पे रेकरिंग दिखेगा, रेकरिंग हटाइए जिस पे है, नीचे 9 लगा दीजिए। अगला देखिए एग्जांपल क्या है, और आपके लिए आसान होगा। देखिए इसमें कह रहा है x इक्वल टू 1.2, रेकरिंग किस पे है, 5 और 6 पे, किस पे है 5 और 6 पे रेकरिंग है, तो 5 6 रिपीट होते जाएगा। तो हम लोग क्या किए, 2 बार पॉइंट को उधर शिफ्ट कर दिए, समझ गए। यहाँ से देख लीजिए 6 5 6 5 6 5 रिपीट होते जाएगा, समझे। तो हम लोग 100 से अगर मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट उधर चले गया। फिर हम लोग क्या किए, आप जान रहे हैं यहाँ से रिपीटेड है पूरा, तो हम लोग क्या किए उसमें माइनस कर दिए। उसको माइनस किए तो क्या आ गया हम लोगों का 99x, और इस साइड माइनस किए तो 124.4 आया, समझे। देखिए आप समझिए कैसे कर रहा है ये, ई ले लिया इक्वेशन 2, ई ले लिया इक्वेशन 1, तो 2 माइनस 1 किया तो आप देख लीजिए कैसे हुआ। 125 में से 1 गया तो कितना आया 124, 6 में से आपका 2 गया तो आया 4, और बाकी सब रिपीटेड टर्म है तो वो सब पूरा 0 हो गया। 0 0 0 कितना बार लिखिएगा, 0 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। तो ये सिंपली आप सॉल्व करिएगा तो आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आपको एक और तरीका हम बताए हैं, जैसे 1.256 है, आगे एक स्लाइड में दिखाते हैं वो कैसे सॉल्व हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको इजीली बताया गया है उसी चीज को, देख रहे हैं आप। 1x इक्वल टू ये है, एक पॉइंट शिफ्ट किए इधर, यहाँ आ गया 9x, x 7/9। उसी तरह यहाँ पे भी है, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वाले को आपको सॉल्व करके हम बता देते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, उस वाले ट्रिक से बताते हैं, यहाँ पे तो बहुत एलिबोरेट किया है, आपको शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन में है, आपको इधर वाला ये वाला बता रहे हैं। देखिए ये 56 है यहाँ पे, और 5 और 6 पे आपका क्या है, रेकरिंग है। देखिए आपको हम सिंपली बताए थे, क्या करिएगा, जिस पे रेकरिंग है उसको उतना को 9 लगाना है, और पॉइंट के बाद जो भी रेकरिंग है जिसमें रेकरिंग नहीं है वहां आपको 0 लगाना है, और पूरा लिखिए आप, और जिसमें आपको रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। सिंपली आपके लिए एकदम सिंपल है, ये देख लीजिए, ये आ गया आपको 1244,
अपॉन 990। इसको सॉल्व करिए, घूम फिर के आपका यही आएगा। समझ गए कितना आसान है? आप देख लीजिए, इतना आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट टाइम में इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, अलजेब्रा है आज का लास्ट। देखिए आपको कुछ कुछ फॉर्मूला है वो याद रखने के लिए आपको बता देते हैं। चलिए देखिए पहले आप फार्मूला सब देख लीजिए। यहाँ पे जितना फार्मूला है आपको सब इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन देगा, आप फार्मूला अगर आपको याद है तो तुरंत आप आंसर लिख दीजिएगा, और मैक्सिमम आपको बता देते हैं कहाँ से आता है। ये देख लीजिए, ये दोनों आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको याद रहे नहीं रहे ये आप याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको हम बता देते हैं। और ये देख लीजिए, ये सब भी फार्मूला है, लेकिन इस सबको आप बाद में ड्राइव कर सकते हैं एक ही फार्मूला से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसमें बता देते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, अगर a + b + c = 0 है तो a³ + b³ + c³ हमेशा 3abc होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सब भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है उसमें हम आपको टिक लगा दिए हैं, आप वही याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और क्या पूछता है इसमें। अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है इस फॉर्म में ax² bx + c, तो आपको x का अगर वैल्यू निकालने कह रहा है तो आप देखिए कैसे निकालिएगा। -b ले लीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट जो b यहाँ दिया हुआ है वो ले लीजिएगा, -4ac/2 × a, ठीक है। समझ गए? देखिए अगर आपको मानिए एगो एग्जांपल से बता देते हैं, 3x² + 4x + c अगर आपको दे दिया और आपको कहा रूट निकालने, तो आप कैसे कैसे वैल्यू पुट करिएगा। देखिए b की जगह क्या हो जाएगा, -4 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 16 -4ac मतलब 4/2a। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका रूट्स आ जाएगा। देखिए और भी एक फार्मूला है, ये देखिए, उसी को अगर आप लोग दो रूट अलग अलग रूट निकालिएगा तो अल्फा बेटा करके आप दो रूट निकाल सकते हैं। एक चीज एग्जाम में हमेशा पूछता है, वो है आपको डिस्क्रिमिनेंट। पूछ देगा कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो हमेशा याद रखिए b² - 4ac। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी पूछ रखा है बहुत सारे एग्जाम में कि डिस्क्रिमिनेंट बताइए इक्वेशन क्या। लोग वहीं भूल जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सोचते सोचते टाइम वेस्ट रहता है। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करिए, खेला खत्म कीजिए, समझे। देखिए b² - 4ac आप वैल्यू पुट करिए, आपका एकदम आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है। अब देखिए बहुत जगह पूछता है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने, आपको हम वहां बताए -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a, आपको पहले बता दिए हैं वो चीज। अगर आपको कहा सम ऑफ रूट्स निकालने, अल्फा क्या था -b प्लस, यही प्लस माइनस है, इसमें से प्लस वाला क्या था अल्फा, और बीटा क्या था माइनस वाला था। तो अगर आपको कहा सम ऑफ रूट्स निकालने तो आपको उतना सॉल्व नहीं करना है, आप सीधे जो है अल्फा प्लस अगर बीटा पूछा, अगर सम ऑफ रूट्स पूछा अल्फा प्लस बीटा, तो उसमें आप लोग क्या करिएगा, सीधे कोफिशिएंट देख लीजिए, x का क्या है, b है, -b लगाइए और देख लीजिए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। समझे? उतना आपको सॉल्व नहीं करना है पूरा लिख लिख के। सम ऑफ रूट्स आपको बता दिए कि सिंपली क्या करना है, आपको कोफिशिएंट ऑफ x के आगे माइनस लगाना है, और क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x² के को उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। उसी तरह देख लीजिए, अगर आपको कहेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो कुछ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहेगा तो c हो गया कांस्टेंट टर्म, आपको यहाँ जो है c देख लीजिए, और कोफिशिएंट ऑफ x। हमेशा याद रखिए कोफिशिएंट ऑफ जो आपका x² है वो हमेशा डिवीजन में रहेगा, मतलब आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। सब चीज हम लोग देख लीजिए, परसेंटेज देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस देख लीजिए, सिंपल एंड कंपाउंड देख लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस देख लीजिए, वर्क एंड टाइम देख लीजिए, रेकरिंग देख लीजिए, अलजेब्रा देख लीजिए। इतना क्वेश्चन को अगर आप लोग इतना ही समराइज कर लीजिए अच्छे से, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। और बाकी सब इजी क्वेश्चन आता है, उतना टफ आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। हल्का सा माइंड अप्लाई कीजिए, बस बन जाएगा क्वेश्चन। सब कुछ जो है लोग आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक, बहुत हाई फाई वाला फॉर्मूला से बताया, लेकिन आप अगर बेसिक जानते हैं तो आपको कोई दिक्कत आगे नहीं होगा। एक बार कंक्लूड कर लेते हैं पूरा वीडियो को, एक एक करके देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। देखिए आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, यहाँ पे हम बताएं R जो होता है वो आपका रेट परसेंट है, मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा R/100, ये हमेशा याद रखिएगा। और आगे क्या पढ़े हम लोग ये भी देखें कि दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, उसका 1-2 फार्मूला है जो आपको याद रखना है। फिर हम लोग प्रॉफिट लॉस भी देखें, प्रॉफिट लॉस का भी 1-2 ही फार्मूला है जो हम लोग को याद रखना है, जो हर जगह काम आएगा, जो यूनिवर्सल है। परसेंटेज का कुछ हम लोग एब्सोल्यूट टर्म सब याद रखें, जो कि हम लोग का टाइम सेविंग रहेगा। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन दोनों देखें हम लोग। फिर हम लोग रेकरिंग भी देखें कि कैसे हम लोग को रेकरिंग बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए एग्जाम्पल भी देखें हम लोग। ये देख लीजिए, ये 2 एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जाने कि कैसे रेकरिंग सॉल्व करना है और कितना आसान है, कैसे हम लोग डिवीजन करेंगे और तुरंत 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। हम लोग वर्क एंड टाइम में देखिए कैसे मेन डेज वर्क ये सब काम करता है, कैसे हम लोग को डिवाइड करना है वर्क को, और अगर अमाउंट रहा तो दोनों को, और बाकी सब मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। फिर हम लोग स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम में हम लोग देखें कि कैसे अगर सर्किल अगर घूमता है और पूछा आप लोग को कितना वो डिस्टेंस कवर किया है तो वो भी बता देंगे। अगर आप लोग को 2 ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन पूछा तो वो भी बता देंगे, कि स्पीड पूछा तो वो भी बता देंगे। हम लोग डायरेक्शन वाइज देखें कहाँ ऐड होता है, कहाँ डिवाइड होता है, माइनस होता है। फिर हम लोग वाटर के केस में देखें कि स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ वाटर
इन अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। हम लोग देखे फ्लो अगर कैसा रहा वाटर का तब कैसे हम लोग वैल्यू लेंगे। वैसे ही हम लोग स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी हम लोग निकाले जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया हुआ है। फिर हम लोग स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी निकाले जब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दिया हुआ है। और हम लोग जाने कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो आप लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग जो है अलजेब्रा में ये देखे कि कैसे हम लोग सम ऑफ रूट्स और जो आपको रूट्स होता है मतलब अल्फा बीटा ये सब कैसे निकालना है, उसका सम कैसे निकालना है, उसका प्रोडक्ट कैसे निकालना है, सबको आप लोगों को शॉर्ट टर्म में बताए हैं कैसे होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग देख लिए क्या क्या है। आज का वीडियो मुझे लगता है हम सक्षम है आप लोग को समझाने में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।